नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस या यूपी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हिंदी जो सब्जेक्ट रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और यूपी पुलिस में भी करीब यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई, एएसआई, यूपी पुलिस में करीब इसके 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है क्वेश्चंस की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपना इसमें रखते हैं। तो हम आपके लिए बड़े बेहतरीन प्रश्न लाए हैं, शानदार प्रश्नों की ये श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करते जाएं, शेयर भी करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं श श श हा, बी यर लवा, सी छत्र ज्ञ स्र, और डी चा छा जा झा। तो दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, या रा ला वा। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और जो स श स हा है ये हमारा, ये कौन से हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। छत्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक, और ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक, ये कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। चलिए नेक्स्ट को, ये अगला प्रश्न है हमारा, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति। ठीक है, यति मतलब रुकाव, किसी भी छंद में रुकाव जो होता है वो उसको यति कहते हैं। 14 और 12 पर इसकी क्या होती है? यति होती है। 14 12 या 12 14 पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वीर, बी सोरठा, सी गीतिका, और डी छप्पय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी गीतिका। गीत का जो छंद होता है ये 26 मात्राओं का छंद होता है, और इसमें प्रत्येक पद पर 14 12 या 12 14 पर इसकी यति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द, ठीक है, ये कह रहे हैं असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ये घात प्रतिघात, बी प्रसारण संकोचन, सी शाश्वत सदैव, और डी खग और मृग। ठीक, ये इनमें से ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंगत है जो इनका युग्म दिया गया है? घात का प्रतिघात सही है, ये घात का प्रतिघात ही होता है, और प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। ठीक है, खग का मृग होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो गलत है हमारा गलत विलोम शब्द का युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। शाश्वत का ये कह रहे हैं सदैव, जबकि शाश्वत का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर। ठीक है, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ए कह रहा अच्युत, वी अटूट, सी अटल, और डी अदेय। ठीक, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें से बताना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो दोस्तों क्या होगा इसमें से? ठीक है, तो जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अच्युत। ठीक, और अटूट जो टूटे ना। ठीक, ना टूटने वाले को क्या कहेंगे? अटूट कहेंगे। और अटल, ठीक, जो अपनी बात से ना टले वो हो गया अटल। और जो डी है हमारा अदेय, तो उसका हो क्या होगा? जो दिया ना जा सके। ठीक, वो हो गया अदेय। चलिए नेक्स्ट है, जीने की इच्छा
जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारे कि जिज्ञासु, बी जिजीप्सा, सी जिज्ञासु और डी पिपासु। ठीक, तो जीने की इच्छा के लिए हमारा एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिजीप्सा। ठीक है, और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो, वो होता हमारा क्या? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। ठीक, और जो जीत का इच्छुक हो, ये हो गया जानने का इच्छुक। ठीक, ये हो गया जीत का इच्छुक हो, वो होता जिज्ञासु। ठीक, और पिपासु जो पीने का इच्छुक हो या जो प्यासा हो। ठीक, वो होता है क्या? पिपासु, प्यासा या पीने की इच्छा रखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सखी प्लस आगमन, बी सखी प्लस आगमन, सी सखी प्लस गमन और डी संख्या प्लस गमन। तो दोस्तों संख्या गमन में हमारी कौन सी संधि है यहाँ पे? ये हमारी यण संधि है यहाँ पे। ठीक है, संख्या गमन। ठीक, ये क्या है? हमारी यण संधि आती है, जिसमें ये बीच में आधा वर्ड आया ना, संख्या गमन। तो ये इसका जो संधि विच्छेद होगा सही, वो होगा इसका राइट आंसर ए, सखी प्लस आगमन। ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ए कह रहे हैं कि विरोधाभास, बी संदेह, सी अर्थांतर न्यास और डी विशेषोक्ति। तो डियर इसमें हमारा होता है कौन सा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थांतर न्यास। ठीक, अर्थांतर न्यास मतलब जब सामान्य बात, और इसका अर्थांतर न्यास का एक एग्जाम्पल भी है, कौन सा? जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति का होगा, अच्छी प्रवृत्ति का होगा, उसका कुसंग यानी कुसंगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से एक सर्प लिपटा रहता है, फिर भी चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये कह रहा है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, सही है ये बात। माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो अशुद्ध वाक्य है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर बी, माता पिता पूजनीय है। ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, वैसे वाक्य तो सही है कि माता पिता पूजनीय होते, लेकिन पूजनीय इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है पूजनीय, तो ये वर्तनी की दृष्टि से हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक, ये इसमें अशुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहे तत्सम, बी देशज, सी विदेशज और डी शंकर। ठीक, तो तत्सम शब्द हमारे वे होते हैं जो हमने संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए हैं। ठीक, और देशज शब्द, देशज हम उन्हें मान लेते हैं हमें जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। ठीक, और विदेशज जो अन्य भाषाओं से हमने अपनी हिंदी भाषा में जो शब्द ले लिए। और शंकर, शंकर शब्द वे हैं जो मिश्रित शब्द हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भाग किसी दूसरी भाषा का है और अन्य भाग किसी दूसरी भाषा का है। तो ये छायादार शब्द भी
कौन सा शब्द है, संकर शब्द है, ठीक है। इसमें दो शब्द हैं, छाया और दार, ठीक। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, ये संकर शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है। अब भाव देखना है हमें कौन से में है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, मिठास, ठीक। तो ये जवानी, ये हो गया भाव, खट्टास, पुस्तक, गंगा, ये इसमें ये भाववाचक नहीं है, ठीक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सभी क्या है हमारे, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा कौन सा, सी, भाववाचक संज्ञा। चलिए ये कह रहे हैं नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का हमें चयन करना है। ये कह रहे आगे नाथ ना पीछे पगहा। पहला है आगे नाथ ना पीछे पगा वंदनहीन, ठीक है, ये सही है। 3-13 होना, ये कह रहा है इसका है संगठित होना। सी, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे, ये भी सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। तो इसमें 3-13 होना मतलब ये लोकोक्ति का चयन इसमें ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इसमें, इसमें हमारा वी राइट आंसर हो गया। 3-13 का होना, 3-13 का होना का जो अर्थ होता है वो होता है अस्त व्यस्त, ठीक। क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। तो ये हमारी लोकोक्ति का जो अर्थ है वो इसमें गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है गूलर का फूल होना, ये एक मुहावरा है, गूलर का फूल होना। ये कह रहा है इसका सही अर्थ है क्या, फूल की तरह खिलना, बी अति प्रसन्न होना, सी दुर्लभ वस्तु होना और डी सुगंधित होना। तो दोस्तों गूलर का फूल होना मतलब इसका सही जो अर्थ होता है वो होता है दुर्लभ वस्तु होना। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या, सी, दुर्लभ वस्तु होना। चलिए ठीक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, ठीक, के लिए। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, ठीक। तो के लिए कारक चिन्ह किस में आता है, ये हमारा आता है किस में, ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान में, ठीक, के लिए, ठीक। को हो गया या के लिए, ये किस में आएगा, संप्रदान में। अपादान में होता है से, ये होता है अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने इसमें ने कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, से ये करण में आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी, संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। चलिए नेक्स्ट है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है। रस किसको कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ये कह रहा है अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव और डी स्थायी भाव। तो दोस्तों रस कहा जाता है किसको, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है। और जो स्थायी भाव है वो ही रसों का आधार है, और जो स्थायी भाव है उनकी संख्या कितनी होती है, 9, ठीक है, ठीक है, 9 होती है। तो रसों की संख्या भी हम लोग मूलतः कितनी मानते हैं, 9 ही मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा, ठीक, समास। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 3 रंगों का समाहार, ये हमारा क्या हो गया, तिरंगा, ठीक। ये कह रहे इसमें कौन सा समास है, ए द्वंद्व, बी द्विगु और सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष, ठीक। तो तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, ठीक, रंगों का समूह। तो जहाँ पे संख्यावाचक शब्द आते हैं वहाँ पे होता है हमारा कौन सा, द्विगु समूह होता है, ठीक है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है आभ्यंतर का सही अर्थ है, ठीक, आभ्यंतर का सही अर्थ बताना है हमें। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का आभा, बी किसी वस्तु का बाहरी भाग,
सी किसी वस्तु से भिन्न, डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो दोस्तों जो आभ्यंतर होता है वो उसका राइट आंसर होगा हमारा किसी वस्तु का भीतरी भाग, वो क्या होगा, आभ्यंतर। चलिए ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? इस प्रश्न को हमने हिंदी में लिया था जब हम हिंदी भाषा का जो साहित्य उसके बारे में एक वीडियो डाला था हमने, उसमें ये भी एक क्वेश्चन मिला था कि काशिका है जो वो किस क्षेत्र की बोली है। ये कह रहे भीलवाड़ा, बी दिल्ली, सी वाराणसी और डी सूरत। दोस्तों जो काशिका है वो हमारी वाराणसी, ठीक है। वाराणसी का पूर्व नाम क्या था, काशी, ठीक। तो जो काशी के आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी वो कौन सी बोली कहलाती थी, वो काशिका कहलाती थी। तो ये कहाँ, काशिका, वाराणसी हो गया हमारा, और आजमगढ़ और जो प्रयागराज का क्षेत्र है वहाँ ये भाषा बोली जाती है, ये बोली बोली जाती है, ठीक है। फिर कह रहे समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। इनमें से ये 4 शब्द दिए हैं, ए स्तवक, बी पुरुष, सी गमला और डी गुलाब। ये कह रहे इसमें से ये कौन सा शब्द है जो समूहार्थक शब्द को, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो समूहार्थक शब्द है इसमें से हमारा राइट आंसर है इसका ए स्तवक, ठीक। स्तवक का अर्थ होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, ठीक। तो ये हो गया हमारा कैसा शब्द, समूहार्थक शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ये एक कविता रचना दी गई है, ये कह रहा है इसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी पंत। तो दोस्तों इसमें से जो जूही की कली है, जूही की कली के रचयिता है हमारे कौन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हो गया ए निराला जी, पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। तो ये हो गए हमारे निराला साहब इसके जूही की कली। और इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जैसे अनामिका हो गई, ठीक। अनामिका भी है इनकी एक रचना, गीतिका भी इनकी एक रचना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, ठीक। मिश्र वाक्य मतलब, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य हो और उसका उपवाक्य उस पर एक आश्रित हो, प्रधान वाक्य पर उसका उपवाक्य आश्रित हो, वो होते हैं हमारे मिश्र वाक्य, ठीक। तो ये ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, ये तो सरल वाक्य हो गया। सुबह सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी सरल वाक्य हो गया। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। इसमें ये कंडीशन हो गई कि जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य ही सफल होगा, ठीक है, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य, और ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, जिसमें और का ये और योजक चिन्ह इसमें लगा हुआ है, और वर्ड आ गया, ठीक है, जोड़ रहा है 2 वाक्यों को। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ठीक, यानी इसने भाई को मार डाला और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि ये इन्होंने दिया है अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। ये कह रहा है इसका सही अर्थ बताना है, ठीक आपको। तो एक कह रहे कमल और बादल, बी कह रहे हैं जल और कमल, ठीक। सी कह रहे हैं समुद्र और कमल, और डी कह रहे हैं बादल और समुद्र। तो इसमें सही अम्बुज, अम्बुज काय का पर्यायवाची होता है, अम्बुज होता है हमारा कमल का और अम्बुद होता है बादल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए कमल और बादल, ठीक। चलिए ये कह रहे दो समानार्थी शब्दों की
पुनरुक्ति के बीच, मतलब दो समान अर्थों वाले जब शब्द आते हैं और वो रिपीट होते हैं तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? ये कह रहा है अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी योजक और डी कोष्ठक का। ठीक, तो जो दो समानार्थी शब्द होते हैं हम उनके बीच में किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ये क्या है हमारा? ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे धन और दौलत, तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये समान अर्थ हो गया ना, समानार्थी शब्द धन दौलत। ठीक है, बीच में इसका क्या लगाएंगे हम? योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं मान, योजक चिन्ह लगा के बीच में मान मर्यादा। ठीक, और विपरीत दो जो अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं उनमें भी लगते हैं जो आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं या विपरीत होते हैं। जैसे कह दिया जय पराजय, तो इनमें भी योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, जय पराजय। ठीक, दिन रात, तो इसमें भी योजक चिन्ह लगता है। चलिए नेक्स्ट है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पाहन, बी उपल, सी पाषाण और डी उरग। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची पाहन है हमारा। ठीक है, उपल भी है, पाहन है, उपल है, पाषाण है, उरग नहीं है। ठीक है, उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये काय का है? ये सर्प का पर्यायवाची है। उरग काय का है? सर्प का पर्यायवाची। सर्प के अन्य पर्यायवाची और क्या क्या हैं? अहि, नाग, भुजंग। ठीक, ये काय के? और विषधर, व्याल, ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। चलिए ये प्रश्न है हमारा यह इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः एक और ठीक है, पहले को एक और अंतिम को 6 की संख्या दी गई है। पहले को 1 और अंतिम को 6 की संख्या दी गई है। ठीक, इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, मतलब इनका जो क्रम है वो सही नहीं है। ठीक, हमें इन चारों भागों के लिए क्या करना है? विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं। ठीक है, इसका हमें सही ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, सही क्रम में इसको हमको व्यवस्थित करना है। ये कह रहे पहला आप सबको धोखा दे सकते हैं, फिर बीच में आपको हमको दिया या रा ला वा। ये कह रहे धोखा दे सकते हो, पर दे सकते हैं, पर दे सकते, आप खुद को खुद, लास्ट में है वक्त को नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि आप सबको धोखा दे सकते हो। ठीक, अब कह रहे इसको हमें सही लगाना है, तो ये हमें अरेंज करना है भाग आप सबको धोखा आप सबको धोखा दे सकते हैं पर। ठीक, पहला आ गया ये रा वाला, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर। फिर कह रहे खुद को नहीं, तो दूसरा आ गया ये खुद को नहीं। फिर कह रहे खुद को नहीं दे सकते। ठीक, खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हो पर। ये तीसरा में आएगा और ये फोर्थ वाला पर वक्त को नहीं दे सकते। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा जो आप सबको धोखा दे सकते हैं। ठीक, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। फिर कह रहा है आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। तो इसमें राइट आंसर जाएगा हमारा क्या? डी, रा वा ला या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक, जो शब्द किसकी? क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, ये क्रिया विशेषण हमारे कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इसमें ये कह रहे हैं परिमाणवाचक, इनमें से कौन सा है? ए क्षणभर, वी निसंदेह, डी अन्यत्र और डी अत्यंत। ठीक, तो इसमें जो हमारा परिमाणवाचक है वो है दोस्तों कौन सा? डी, अत्यंत।
ठीक। परिमाणवाचक में बहुत हुआ, थोड़ा हुआ, अत्यंत, किंचित, तिल तिल आदि ये शब्द किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक। तो प्रत्यय जो पीछे लगे होते हैं पुस्तकीय। एक कह रहा है कि एक कह रहा कि कीय, बी या सी ईय और ईय, तो पुस्तकीय में लगा हुआ है हमारा ईय प्रत्यय, ठीक है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन ईय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, ईय प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें, चयन कीजिए। ये वाक्य दिया है इन्होंने, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। वाक्य दिए, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो ये कह रहे हैं इसमें कौन सी जगह त्रुटि है, गलती कहाँ है दोस्तों, इसमें गलती है हमारी, ये अनेक क्या है, एक बहुवचन है, ठीक। और बहुवचन के साथ, ठीक है, अनेक क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हमें क्या, बहुवचन के साथ हम बहुवचन के साथ हम बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहु अध्यापकों क्या हो गया, इसमें बहुवचन हो गया, और अनेक भी बहुवचन शब्द है एक, तो इसमें अनेक अध्यापकों की जगह क्या होता, अगर यहाँ होता अनेक अध्यापक, तब ये राइट अपना बनता, ठीक। तो यहाँ त्रुटि ये हो गई कि ये अध्यापकों हो गया, तो सही आंसर हमारा क्या होगा इसमें, ए, अनेक अध्यापक होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी ध्रुव स्वामिनी। ये कह रहा है इसमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक। कायाकल्प लिखी है, रंगभूमि भी लिखी है, कर्मभूमि लिखी है, डी ध्रुव स्वामिनी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक, जयशंकर प्रसाद। तो ठीक है, इनमें से ये राइट आंसर हो गया डी ध्रुव स्वामिनी। बाकी ये सारी ये तीनों दी हैं ये प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, और इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे गबन है, ठीक, गबन, ठीक, गोदान भी है, गोदान, और इनकी एक अधूरी भी है वो है मंगलसूत्र। ये इनकी जो रचना है ये पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, मंगलसूत्र ये अधूरी रचना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। एक कह रहे हैं कि मीराबाई अष्टछाप, बी सूरदास, सी रसखान और डी विद्यापति। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो हैं हमारे कौन से, राइट आंसर सी रसखान, ठीक है। ये जो अष्टछाप के कवि हैं इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी लीलाओं का अपनी रचनाओं में गुणगान किया है, ठीक है। तो ठीक है, किन किन ने किया था, सॉरी रसखान नहीं थे ये अष्टछाप में, सॉरी ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा अष्टछाप में सूरदास हो गए, ठीक, कौन हो गया, सूरदास, ये हो गए सूरदास इसमें अष्टछाप के कवि। चलिए नेक्स्ट है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द क्या है। प्रविशेषण यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, ये सेंटेंस दिया है, तो इसमें विशेषण हो गया क्या, मधुर, और बहुत हो गया क्या, प्रविशेषण, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक कह रहे नामवर सिंह, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनमें से मिला हुआ है किसको, ए नामवर सिंह को, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1971 में प्रारंभ हुआ था मिलना, ठीक है,
और ये जो हमारी भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में मिल सकता है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा की रचना को ये मिल सकता है। और ये हमारा अंतिम नहीं है और भी है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं ज्ञानपीठ, ठीक। ऑप्शन ए कह रहे हैं हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से और डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। किससे? 8वीं अनुसूची की समस्त भाषाओं से, ठीक है। संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी हैं? 22 भाषाएं दी हैं, उन सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और ये हिंदी नहीं, ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। ये भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। और ये कब से शुरू हुआ था? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था 1965 से, ठीक है। ये हुआ था 1965 से, 1965 से। चलिए ये हो गया, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है? मतलब जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। ए कह रहे हैं कि दोहा, बी सौठा, सी रोला और डी चौपाई। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो गया डी चौपाई। तो हमारी जो चौपाई होता है, चौपाई छंद होता है, उसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? ये एक सम्मात्रिक छंद है, तो ठीक है। और इसी के साथ हमारे अब सारे प्रश्न हो गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए